नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। इससे पहले हम और आप खबरों के विस्तार में जाएं, एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हंगामेदार रहा मॉनसून का सत्र का पहला दिन। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदन स्थगित। महंगाई समेत कई मुद्दों पर विरोध। पीएम मोदी का विपक्षियों पर तगड़ा वार। कहा, विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी तो थरूर का जवाब, संसद नोटिस बोर्ड नहीं। जासूसी के आरोपों पर कांग्रेस का केंद्र पर प्रहार। रणदीप सुरजेवाला का बयान। राहुल गांधी समेत कई पत्रकारों का फोन टेप। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र। 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्त पत्र। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में मानसून का आगमन। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। सड़कों पर नगर निगमों की खुली पोल। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों, दलितों और महिलाओं का सम्मान विपक्ष को नागवार गुजरा है, इसलिए नए मंत्रियों के सम्मान में कांग्रेस में खलल डाल दिया और हंगामा करने लगे। विपक्ष के इस रवैये को पीएम मोदी ने बिल्कुल लापरवाह बताया। एक रिपोर्ट देखिए। संसद में हंगामा ही हंगामा। सरकार का शांति प्लान फेल। विपक्ष का हंगामा हुआ अझेल। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। किसानों का सम्मान विपक्ष को नहीं स्वीकार। कांग्रेस का विरोध, सरकार को गुजरा नागवार। पीएम दो टूक, हंगामा है कांग्रेस की भूख। मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई है। पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता ने पीएम मोदी के संबोधन में बाधा डाली कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में। फिर राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद सदस्यों के बर्ताव पर जमकर बरसे। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। पीएम ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। राज्यसभा में पीएम ने कहा कि जब देश के किसान परिवार के बच्चे मंत्री बनकर सदन में उनका परिचय हो रहा है, तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। इस सदन में मंत्री बनी महिलाओं का परिचय हो रहा है, तो वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है जिसके कारण सदन में उनका नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। आगे पीएम ने कहा कि ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों, आदिवासियों, किसान के बेटे का गौरव करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं। इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई।
वहीं लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा था कि खुशी की बात है कि कई दलित भाई मंत्री बने हैं। हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोग को ये रास नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था कि सदन में उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी, किसान परिवार से सांसदों को मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। मॉनसून सत्र में विपक्षी दल सरकार को जहां किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष के हमलों को फेल करने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है। लेकिन सत्र से एक दिन पहले पीगैसुस हैकिंग विवाद ने तय कर दिया है कि मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीगैसुस स्पाईवेयर द्वारा भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया। दावा है कि यह सरकार द्वारा करवाया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया। बहरहाल मानसून सत्र में सदन में आगे भी हंगामा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि तेल के दामों में बढ़ोतरी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार समेत कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना चुका है। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभागों के 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। जनपद झांसी में भी जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। मेरी तैनाती जनपद ललितपुर में हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने एकदम पारदर्शी एवं त्वरित तरीके से हम लोगों की नियुक्ति करवा के हम लोगों को गांव के विकास में सहयोग करने का मतलब योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बकरीद मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया है कि कोविड गाइड को देखते हुए ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग जमा न हो। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गौवंश, ऊंट अथवा अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न हो। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि 21 जुलाई को ईद का त्योहार मनाया जाना है।
सीएम ऑफिस की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए चिन्हित स्थलों, निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। बता दें कि यूपी के कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना संक्रमण के कारण बकरीद की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा करने की अपील की है। इसके अलावा लगातार दूसरे साल बकरीद पर ऊँटों की कुर्बानी नहीं की जाएगी। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कन्नौज जनपद में ठठिया क्षेत्र के कुरौदा सहारनपुर गांव में रास्ता न मिलने से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया, घर के बाहर रोड न होने से हम लोग काफी परेशान हैं। गांव के ही राघवेंद्र कुमार पुत्र लालमन ने बताया कि सरकार द्वारा आवास प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर हमने आवास बनवाने का काम किया। रास्ता व चक रोड न होने की वजह से आवास का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर हम सभी परेशान हैं। गांव के ही लोग दबंगई के साथ रास्ता न देने की बात करते हैं। रास्ता नहीं मिल रही है। रास्ता के मारे कौन नहीं दे रहा रास्ता? चौकीदार। कौन चौकीदार? राम मिला कहाँ का मामला है? करौंदा ग्राम सभा। करौंदा सागर। तो कब से समस्या है आपको? समस्या कई सालों से चल रही है, करीब 10 साल है। तो चौकीदार नाम है किसी का? नहीं, वो चौकीदारी करते हैं वर्तमान में कहाँ में चौकीदारी? थाने। थाने में। इसीलिए धमकी देते हैं कि कई प्रधान हो गए, उन्होंने नहीं बनवा पाई, अब तुम क्या बनवा लोगे। कौन से थाने में? ये ठठिया थाने में। मैं समस्या काफ़ी करीबन 50 साल हो गई। तो आज आप लोग कहाँ आए हैं? आज इन्हें आए तो कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? बैठने का जब तक कोई निर्णय नहीं बताओगे। संगम नगरी प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बीजेपी एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगम नगरी प्रयागराज से उनका 40 वर्षों पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि 1969 और 1980 में जब वे प्रयागराज शिक्षा ग्रहण करने आए थे, तब से यहां आने जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने आगे कहा कि अपने इस दौरे में वे अपने पुराने मित्रों, पार्टी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों से मुलाकात करने आए हैं। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वे बीजेपी पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस दौरे में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनके एजेंडे में है। हालांकि 2022 को लेकर पार्टी की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और सवाल को टालते हुए आगे बढ़ गए। राजनीति शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वक्तव्य भी दिया। प्रयागराज भाजपा कार्यालय में तीनों जिला इकाइयों के जिलाध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मुलाकात एवं संगठनात्मक बैठक भी की। कल मैं प्रयागराज आया और सामान्य रूप से मैं इस शहर से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सन 79-80 से हम पढ़ने आए थे यहाँ। तब से इस दिव्य मंदिर में हम आते जाते रहे हैं। आज भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। कानपुर में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी लगातार सामाजिक कार्यों के लिए आगे आ रही है। संस्था की ओर से दक्षिण इलाके में जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक महेश त्रिवेदी ने पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया, तो वहीं संस्था की ओर से विधायक महेश त्रिवेदी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सोसाइटी की ओर से स्थानीय पार्क के जीर्णोद्धार और अराक तत्वों से सुरक्षा दिलवाने की मांग विधायक से की गई। विधायक महेश त्रिवेदी ने संस्था के लोगों को पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प भी दिलाया। महेश त्रिवेदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से संगठन लगातार पौधारोपण का कार्य कर रहा है। इस दौरान यूपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, RSS के पदाधिकारी शंकर सिंह, विक्रांत, संदीप, संजू आदि लोग मौजूद रहे।
हैलट अस्पताल में खराब हुए वेंटिलेटर से हुई बच्चे की मौत की खबर का खंडन करते हुए जीएसवीएम प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने एक वीडियो जारी किया है। प्राचार्य के मुताबिक मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसको एडवांस वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। वहां पर हुई मौत पूरी तरह से स्वाभाविक थी। मीडिया में चल रही खबरों को उन्होंने पूरी तरह से गलत ठहराया। हाल ही में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में और न्यूज़ पोर्टल में जो एक खबर चल रही है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के विषय में, जिसमें एक जो बच्ची है उसकी मृत्यु का कॉज एग्वा वेंटिलेटर बताया गया। यह न्यूज़ मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरासर गलत है और सत्य से परे है। दरअसल हुआ ये था कि दिनांक 20 तारीख को मेरे ज्वाइन करने से पहले पूर्व प्राचार्य के समय में एक बच्ची दिमाग की टीबी की वजह से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पीआईसीयू में भर्ती हुई थी और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की वजह से और दिमाग में जो इसका रुकावट की वजह से इस मरीज की मृत्यु हुई और इसका प्रमाण जो सरकारी अभिलेख है उसमें भी उल्लेखित है। खबर कानपुर सेंट्रल की, जहां दोनों ओर बुरी तरह से फैले अतिक्रमण और यात्रियों को होने वाली परेशानियों को लेकर निदेशक हिमांशु शेखर उपाध्याय और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बैठक की। निदेशक हिमांशु शेखर ने बताया कि बेतरतीब खड़े वाहनों को लेकर जल्दी अभियान चलाया जाएगा। ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालान काटकर यात्री सुविधाओं में बढ़त की जाएगी। पुलिस कमिश्नर साहब के नेतृत्व में कल शाम को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जो मीटिंग हुई उसमें 2-3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला तो ये जो स्टेशन के दोनों तरफ सड़क पे जाम लगता है जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत होती है। इस वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका कैसे निदान किया जाए। नंबर 2, जो भी अराजक तत्व हैं कभी कभी स्टेशन पर एंट्री करते हैं या अगल बगल जो आपराधिक समस्याएं होती हैं, आपराधिक कृत्य होते हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। नंबर 3, कुछ इस प्रकार का नया एक्सपीरियंस डेवलप किया जाए पैसेंजर्स के लिए। ऐसा क्या नया किया जाए कि उनको आने के बाद एक नया एक्सपीरियंस हो और सहूलियतें ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, परेशानियाँ कम से कम हो। इन तीनों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और जिसका परिणाम आपको कुछ दिनों में देखिए। धोखाधड़ी समेत कई मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे सपा सांसद आजम खान की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी आजम खान व उनके बेटे कोरोना संक्रमित हुए थे। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि आजम खान को कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत की वजह से पुनः मेदांता के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। इमरजेंसी में क्रिटिकल केयर टीम और अन्य विशेषज्ञों की टीम उनकी जांच कर रही है। अभी उनकी तबीयत स्थिर एवं नियंत्रण में है। श्री आजम खान साहब को सांस की दिक्कत के चलते और कमजोरी के चलते सीतापुर जेल से पुनः मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में लाया गया है। हमारी क्रिटिकल केयर मेडिसिन की टीम और अन्य डॉक्टर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी वो स्टेबल है। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती 2022 चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी न छोड़ने के मूड में दिख रही हैं, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए आर या पार की लड़ाई साबित होने वाला है। यही वजह है कि मायावती ने लखनऊ में डेरा जमा रखा है और 2022 की सियासी जंग फतेह करने के लिए कास्ट फार्मूला तैयार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने में जुटे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती 2022 चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी न छोड़ने के मूड में दिख रही है, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए आर या पार की लड़ाई साबित होने वाली है।
यही वजह है कि मायावती ने लखनऊ में डेरा जमा रखा है और 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए कास्ट फार्मूला तैयार किया है, जिसके आधार पर बसपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। मायावती ने इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिला कोऑर्डिनेटरों के बदले मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए। बसपा के सेक्टर प्रभारी के जरिए ही मायावती 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इसी आधार पर बसपा विधायकी का टिकट बांटेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपाइयों व कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की और उनके साथ खूब खिचड़ी खाई और खिलाई भी, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये भी कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए, लेकिन अब पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि ब्राह्मण फिर से बसपा के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि 2007 के चुनाव में ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़े थे और प्रदेश में बसपा की सरकार बन गई थी। बसपा ने भी ब्राह्मणों के हितों का पूरा ध्यान रखा था। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए 23 जुलाई से हम अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये अभियान अयोध्या से सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में शुरू हो रहा है। मायावती ने इस बार के चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए नए फॉर्मूले को तैयार किया है। उसके लिहाज से ओबीसी को प्राथमिकता देने की रणनीति है। हर जिले में 1 से 2 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी सामान्य जाति में सबसे ज्यादा ब्राह्मण को तवज्जो देगी। वह इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद उसने अपने आधार वोट बैंक दलित और मुस्लिम को टिकट देने की रणनीति अपनाई। मायावती ब्राह्मणों को खुश कर फिर से सत्ता में पहुंचना चाहती है। ब्राह्मणों को टिकट देने का मकसद ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, इसलिए बसपा ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाकर और इलेक्शन में खड़ा करके 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाह रही है। अभी तक ब्राह्मण भाजपा के साथ खड़ा था, लेकिन यूपी की भाजपा सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार जातिवाद के आरोप लगाने के बाद कुछ ब्राह्मण दलों ने उनसे दूरी बना ली। इसीलिए अब मायावती की नजर ब्राह्मण वोटों पर है। मायावती ने शुरुआत तो बड़े दलित जनाधार के साथ की थी और एक व्यापक जातीय गठजोड़ भी बनाया था, लेकिन 2012 के बाद से बसपा का जनाधार खिसका है। इसी के चलते उसने 2012 में सत्ता गंवाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 2017 में पार्टी 20 सीटों के नीचे सिमट गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सपा के साथ गठबंधन कर 10 सीटें जीतने में सफल रही। इस तरह बसपा का आधार जाटव समुदाय और कुछ मुस्लिम पॉकेटों में सिमट गया। बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोट बैंक में सेंध लगाई, जबकि कांग्रेस और सपा भी इनमें अपने हिस्सेदारी करने की कोशिश की। यूपी की आबादी में दलित 20% तो जाटव 12%। ऐसे में बसपा अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कवायद में, जिसके तहत मायावती अब ओबीसी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटों का फॉर्मूला बनाना चाहिए। स्पेशल डेस्क जेएमडी। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ।
होने दो। ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। ला 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 ला, खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। एमके बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। एमके बंधानी ही। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। श्रीलगन साड़ीज लाए हैं कोरोना महामारी के इस दौर में अपने बिल्कुल नए स्टॉक पर। महासेल के इस मौके पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। मैनपुरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, पेट्रोल डीजल बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम एसडीएम सदर ऋषिराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस बीच प्रसपाइयों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही प्रसपाइयों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वोट सिंह यादव ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे पहली जो केंद्र सरकार की जो अत्याचार जो चल रहे हैं, एक हिटलर वाले केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, डबल इंजन की सरकार के जो हिटलर वाले काम चल रहे हैं, उसके जो बढ़ते अत्याचार को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, बढ़ती हुई महंगाई की, भ्रष्टाचार की, या महिला पर अत्याचार, इन सब को लेकर हम लोगों ने जो डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमने सबसे पहले बहुत पुरानी मांग है, सभी पार्टियों की है, सत्ता पक्ष को छोड़ के, कि किसान जो है, किसान के ऊपर 3 ऐसे कानून थोप दिए गए हैं जिनसे पूरा किसान परेशान है। और जब किसान चाहता नहीं है तो उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था क्यों लागू कर रही है केंद्र सरकार, और उसको वापस ले ले। एमएसपी को कानून बना के लागू कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि महिलाओं के साथ अभी बहुत उत्पीड़न हुआ है कृषि पंचायत चुनाव में। महिलाओं की दुनिया ने देखा है, चीरहरण हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कानपुर देहात से आ रही है। तो वहां के डेरापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के पास नेशनल हाईवे में दर्दनाक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। दरअसल बिहारी गांव के पास बारिश के चलते तेज रफ्तार शताब्दी बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। तो वही हादसे में लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
अभी थोड़ी देर पहले एक बस हादसा हुआ है, तो वहाँ से हमारे यहाँ करीब 17 मरीज आए हुए हैं यहाँ पे घायल अवस्था में, जिनका पहले प्राथमिक उपचार दिया गया है। इसमें से 8 मरीज जो है वो हमारे यहाँ भर्ती कर लिए हैं, बाकी सब प्राथमिक उपचार के बाद वापस अपने घर जा चुके हैं। 8 में से एक मरीज जा चुका है, रिफर हो चुका है हेलेट हॉस्पिटल कानपुर के लिए। 3 अभी और हेलेट जाने के लिए उन्होंने उनको रिफर किया है, तो अभी 3 और ऐसे जिनको हेलेट रिफर किया जाएगा, बाकी सबकी कंडीशन ठीक है। कानपुर की नवाबगंज पुलिस व एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश शमीम को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कानपुर और लखनऊ में 26 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही वह हत्या के प्रयास समेत अन्य मामलों में कानपुर से वांछित चल रहा था। आजाद नगर डिपो के पास से गिरफ्तारी होने के चलते उसे नवाबगंज थाने में दाखिल करने के बाद जेल भेज दिया गया। नवाबगंज पुलिस पर मुठभेड़ के दौरान फायर झोंकने और हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा को गोली मारने का आरोपी था। तलाशी में उसके पास से 4 किलो चरस और एक तमंचा बरामद हुआ है। बारिश शुरू होते ही कानपुर शहर जलमग्न हो जाता है और नगर निगम द्वारा कराए गए कार्यों की पोल खुल जाती है। पानी भरने से नालियां, स्विमिंग पूल और मेन होल फव्वारे में तब्दील हो जाते हैं। खुद ही सड़कें और जल निगम द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइनों के कारण जल समस्या का सामना जनमानस को झेलना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए महापौर प्रमिला पांडे ने जल निगम अधिकारियों की क्लास ली। महापौर ने बताया कि हर बार परमठ चौराहा, ग्रीन पार्क चौराहा, अंबा हॉस्पिटल की रोड हल्की बरसात से ही जलमग्न हो जाती है। सावन का माह है और लोग भारी संख्या में शिव मंदिरों का रुख करते हैं और ऐसे में शिव मंदिरों के आसपास जो भी नालियां और नाले हैं या फिर मरम्मत का काम चल रहा है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो उनके विभाग के अंतर्गत आता है, जो भी आता है उसका वो जल्दी सर्वे करें और इस बरसात में जहाँ की उन्होंने रोड तोड़ करके लाइट डाली या रोड तोड़ी है उसको ठीक करें। तो कब से ये शुरू हो जाएगा? अभी तो इन्होंने बोला, जैसे कि हमने इनको बताया मंदिरों के पास अगर आपने तोड़ रखा हो, क्योंकि 4-5 दिन बाद सावन लगने वाला है, तो अगर इन्होंने हमारे जो 4 शिव मंदिर हैं, परमठ, खंडेश्वर, जागेश्वर और सिद्धिनाथ, अगर वहाँ आपका कोई काम हो तो उसे तत्काल 4 दिन के अंदर वो सही कर दीजिए, क्योंकि 4-5 दिन के बाद हमारे मंदिरों पर फिर जितने शिव मंदिर है वहाँ सब भक्तों का आना जाना तगड़े में होगा। और दूसरी बात इनसे हमने कहा कि जो जगह जगह आपकी लाइनों में पानी गिरता रहता, उसकी भी आप इंक्वायरी करा। केडीए में अधिकारी से लेकर कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी। मंडे को कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने औचक छापेमारी की तो पोल खुल गई। सुबह 10:10 पर केडीए पहुंचे कमिश्नर को 70% स्टाफ गायब मिला। केडीए में कमिश्नर के औचक निरीक्षण की खबर स्टाफ के बीच जंगल में आग की तरह फैली तो सरकारी बंगलों में अधिकारी नाश्ता छोड़कर ऑफिस की ओर भागे। 21 विभागों में कार्यरत 312 कर्मियों में से 218 कर्मी एब्सेंट पाए गए। ऑफिस में हर जगह सन्नाटा ही कमिश्नर को देखने को मिला। कमिश्नर ने बताया कि अटेंडेंट चेक करने वाले अधिकारी भी एब्सेंट पाए गए। सभी एब्सेंट कर्मियों को नोटिस जारी किया जाएगा। बीते कई महीनों से केडीए में उपाध्यक्ष का पद खाली है। कानपुर डीएम के पास इसका एडिशनल चार्ज है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी 11 से 12 बजे के बीच ऑफिस आते हैं और 3 बजे तक ऑफिस से चले जाते हैं। वहीं कमिश्नर ने इस तरह की लापरवाही पर घोर नाराजगी व्यक्त की है। शासन तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, वहीं सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। इंजीनियरिंग, परिवर्तन और भूमि विभाग जैसे क्षेत्र में काम करने या नियमित निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के लिए कोई मूवमेंट रजिस्टर कमिश्नर को नहीं मिला। कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए कि फील्ड विजिट करने वाले अधिकारी रजिस्टर जरूर मेंटेन करें।
कोरोना की तीसरी लहर की जहां एक और WHO और विशेषज्ञ आने की आशंका व्यक्त करने के साथ सावधानी और बचाव करने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी सलाह दे रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को लेकर पहले से तैयार रहने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं। कानपुर देहात में मुख्य बाजारों से लेकर चौराहों में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग बेखौफ होकर नजर आ रहे हैं। साथ ही ना तो कोरोना का किसी को भय तक नहीं दिख रहा है। वहीं जिले के वरिष्ठ चिकित्सक लोगों को इस लापरवाही और कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी से चिंतित दिख रहे हैं। जो कोरोना की ये तीसरी लहर आई है, WHO के द्वारा बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और घातक है। हमें और आपको मिलकर कोरोना से लड़ाई करना है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना को भगाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही मानना है, कोरोना के लेकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है इस वक्त। और कोरोना जो ये तीसरी लहर आई है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जहां जो WHO सहित कई जो चिकित्सक वैज्ञानिकों ने द्वारा जो है जाहिर की गई है, जिसके बाद जो है केंद्र सरकार से लगाकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। लेकिन अगर वो लोगों की अगर बात की जाए तो लोग बिना मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की सड़कों पर बखूबी देखे जा सकते हैं और देखने को मिल रहे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये अकबरपुर है इलाका है जो कानपुर देहात का प्रमुख कस्बा है, जहाँ ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी लापरवाही है, इनके लिए कहीं घातक ना हो जाए, कहीं कोरोना की तीसरी लहर जो आशंका व्यक्त की गई है कहीं वो सच ना हो जाए, इस बात का डर कानपुर देहात के अन्य लोगों को है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। यासीन अली, जेएमडी न्यूज़, कानपुर देहात। भारतीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन नंबर उस लीक डेटाबेस में पाए गए हैं जिन्हें इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल से है किया गया है। 16 मीडिया संस्थानों की पड़ताल में यह जानकारी सामने आई है कि प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि लीगल कम्युनिटी मेंबर्स, बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के नंबर इस लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में 300 से ज़्यादा भारतीय मोबाइल नंबर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सहित बड़े मीडिया संस्थानों के बड़े पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया है। द वायर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 2019 के लोकसभा आम चुनावों से पहले 2018 और 19 के बीच ज़्यादातर को निशाना बनाया गया। पेगासस बेचने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप का दावा है कि वह अपने स्पाईवेयर केवल अच्छी तरह से जांची परखी सरकारों को ही ऑफर करती है। वहीं भारत में इस मामले को विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हैं। हमीरपुर में टप्पेबाजों ने लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए नकदी सहित जेवरात का बैग गायब किया है। टप्पेबाजी की यह वारदात हुई है सदर कोतवाली इलाके के जिला पंचायत परिसर में। यहां राशन वितरण करने वाला एक डीलर अपनी फैमिली के साथ कार से जिला पंचायत आया हुआ था और कार खड़ी करके पूर्ति विभाग में कुछ कागजात साइन करने चला गया और जब लौटा तो सीट के पीछे वाली पॉकेट से उसका पर्स गायब था।
कैथी गांव के डीलर संजय कुमार सिंह के अनुसार बैग में 5,000 रुपया, सोने की चैन, मंगलसूत्र और कुछ अंगूठियों सहित बैंक का एटीएम था, जिसे टप्पेबाज लेकर गायब हो गया है। और सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मामले की तफ्तीश करने पहुंची हुई थी, जिसकी जांच जारी है। से आया था राशन की दुकान का प्रमाण पत्र साइन कराने के लिए। मैं प्रमाण पत्र साइन कराने ऑफिस चला गया और फैमिली चली गई। बच्चा लेटा हुआ था गाड़ी पे, तो बैग फैमिली ने पैसे निकाले बैग से और पीछे फ्रंट सीट में के पीछे बैग में फैमिली ने पर्स डाल दिया। उसमें मेरी सोने की चैन थी और 5,500 रुपये कैश था, उसका मंगलसूत्र था, 3 अंगूठी थी, इतना। और मेरा एटीएम था, मेरा क्रेडिट कार्ड। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। इसी के तहत 500 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गांवों में खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। न केवल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रादेशिक विकास दल की अपनी एक भूमिका है। हम लोग विगत 4 वर्ष से पीआरडी के जवानों का उपयोग न केवल सामान्य दिनों में यातायात की व्यवस्था के संचालन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में करते हैं, बल्कि पर्व, त्यौहार और विभिन्न आयोजनों के अवसर पर भी शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा में इनका बेहतरीन उपयोग करते हैं। हर नागरिक और हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित प्रादेशिक विकास दल से जुड़े हुए, पीआरडी से जुड़े हुए अधिकारियों का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का ढेर सारा अवसर प्राप्त होता है। स्थिति पिछले 4 वर्ष के अंदर काफी इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। गांव-गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेलो इंडिया खेलो के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तो चलते थे, लेकिन उनके पास खेल सामग्री नहीं होती थी। मुझे प्रसन्नता है कि 55,000 से अधिक मंगल दलों को खेल सामग्री अब तक वितरित की गई।
प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक राजस्व गांव हैं और इन 1 लाख से अधिक राजस्व गांवों में खेल का मैदान हो, इसके लिए गांव में भूमि की अदला बदली के माध्यम से भी अगर खेल के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग रख सकें, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ग्रामीण स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़, एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दूसरी तरफ पीआरडी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासन की मदद के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। और इसी के साथ जीएमडी न्यूज के इस बुलेटिन खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का